हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेट कैम क्लासेस में। दोस्तों, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता होगा कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है और इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है। ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं सीएसआईआर नेट की बात करता हूं तो देखिए, जो ये सीएसआईआर वर्ड है, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसे हम बोलते हैं नेट का एग्जाम या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेम एग्जाम जो है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में या कॉमर्स के सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो ये एग्जाम आपका यूजीसी के द्वारा कराया जाता है। बट अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में जो आपका नेट का एग्जाम होता है वो सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये अगर हम नेट की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से होता क्या है, तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर हम नेट के एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक में आपका पीएचडी ओनली क्लियर होता है। उससे अगर हम थोड़ा हाई रैंक पे जाते हैं या हाई नंबर हमारे आते हैं, कट ऑफ की बात करें तो मिड में कट ऑफ रहती है, वो आपकी एलएस की रहती है। सबसे जो आपकी अपर कट ऑफ जाती है वो जेआरएफ की जाती है। अगर हम एलएस की बात करें, देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है लेक्चरशिप। एलएस की फुल फॉर्म होती है आपकी लेक्चरशिप। ये होता क्या है, अगर हमने जो है वो एलएस क्वालिफाई कर लिया तो हम एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। जितनी भी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एलएस क्वालिफाई होना चाहिए। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट में भी जो है वो एलएस आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों, किसी का अगर ऐसा है कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा कि हाँ, उसका भी मतलब एलएस भी क्वालिफाई है, क्योंकि वो इससे अपर मेरिट पे जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई होता है। तो दोस्तों, इसमें अगर आपका एलएस क्वालिफाई होता है तो आप जो है जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे हमारी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरी चीज आती है आपका जेआरएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए दोस्तों, ये होता क्या है कि जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, जो जेआरएफ अगर आपका क्लियर है तो इजीली हो भी जाएगा। तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसे हम जेआरएफ बोलते हैं, वो हर महीने मिलता है, जिसकी अगर मैं बात करता हूं तो 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलता है, जो 2 साल बाद बढ़कर आपका एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको 42,000 प्लस एचआरए मिलता है ड्यूरिंग योर पीएचडी पर मंथ। तो आप पीएचडी भी कर रहे हो, आपको एक अमाउंट जो है वो फेलोशिप का भी मिल रहा है। अगर हम जेआरएफ की बात करें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपका बढ़कर 2 साल बाद एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है, चाहे आप आईएससी, आईआईटी, एनआईटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर अपनी पीएचडी कर रहे हो, या नेशनल रिसर्च लैब जैसे कि आपकी सीएसआईआर की लैब होगी, डीआरडीओ की लैब होगी, बार्क की लैब होगी, और भी बहुत सारी जो है जितनी भी लैब हैं, उससे अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको इतना अमाउंट मिलता है इस नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो दोस्तों, दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की मैंने बात करी, एक होता है आपका एलएस, एक होता है आपका जेआरएफ। तीसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, तीसरा लिखा हुआ है एंट्री इनटू टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है वो नेट क्वालिफाई रहता है, स्पेशली जेआरएफ, तो जितने भी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, जैसे कि आपकी सीएसआईआर की लैब, डीआरडीओ, इसरो, सीएस, आईसीएमआर, बार्क, आईसर। तो ये जितनी भी अच्छी अच्छी लैब हैं, आप जो है इसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ आपको फेलोशिप, सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप भी जो है वो मिलती है। फिर हम बात करें डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, देखिए अभी जो है वो नेट के मैं 3 चरण आपको बताया हूं। सबसे अपर हो गया आपका जेआरएफ, दूसरा हो गया आपका एलएस, और इसके नीचे आता है पीएचडी ओनली। मतलब जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं, अगर वो पीएचडी ओनली वाली कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में
पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जेआरएफ हो जाता है या ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपको जो है पीएचडी करने का मौका मिलेगा, आप जो है पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि पीएचडी होने के लिए आपका नेट जरूरी है, बट नेट वालों को बहुत जो है ज्यादा प्रीफर करते हैं। अगर पीएचडी ओनली है तो आपको जो है एडमिशन तो मिल जाएगा, बट वो अमाउंट जो फेलोशिप का बताया था वो नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो है अगर हम आगे चलते हैं तो आगे ये देख सकते हो आप, हायर एकेडमिक रेपुटेशन। आप अगर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो दोस्तों तो आपको जो एकेडमिक में रेपुटेशन, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो भाई आता है, ये आपका हेल्प करता है। पोस्ट डॉक का एप्लीकेशन आप कर रहे हो, मतलब कहीं फॉरेन से आप पीएचडी करना चाह रहे हो या इंडिया से भी जो है पोस्ट डॉक करना चाह रहे हो, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक होता है, तो अगर आप पोस्ट डॉक करना चाह रहे हो तो इसमें भी जो है आपको प्रेफरेंस में रखा जाएगा, आपको जो है ज्यादा वरीयता मिलेगी। दोस्तों इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम हो चाहे आपका पोस्ट डॉक एप्लीकेशन हो, ये मतलब टोटल अगर हम बात करें आपका जो एकेडमिक है उसे जो है इनहेंस कर देता है। जैसे आपने करा ना 12th में हमारे इतने परसेंट, बीएससी में इतने परसेंट, एमएससी में इतने परसेंट, तो ऐसे ही जो है वो आपका नेट अगर क्वालिफाई है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, अगर आप जो है वो नेट क्वालिफाई कर रखा है, अगर आप बाहर से जो है वो पोस्ट डॉक या पीएचडी कर रहे हो, अपना रिज्यूमे भेज रहे हो, तो उसमें भी जो है एक इफेक्ट डालता है। दूसरा डीप कॉन्सेप्चुअल मास्टरी। दोस्तों अगर आपने जो है वो नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो इसका एक ही मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि भाई आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है केमिस्ट्री के। अगर आपने जो है वो अच्छे से पढ़ाई करी है तभी आपका नेट क्वालिफाई होगा, और आपका अगर नेट क्वालिफाई हो रहा है मतलब सबसे हाईयर लेवल की केमिस्ट्री आपने जो है वो इंडिया के अंदर पढ़ रखी है, आप जो है आराम से पढ़ा दोगे। जेई का पढ़ाना चाहते हो, नीट का पढ़ाना चाहते हो, नेट का पढ़ाना चाहते हो, जेम का पढ़ाना चाहते हो, या किसी भी क्षेत्र में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो तो आप इजीली पढ़ा दोगे, क्योंकि जो आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो सबसे हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि नेट का एग्जाम जो है वो आर्ट वाले और या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के लिए यूजीसी कंडक्ट कराता है, और सीएसआईआर कंडक्ट कराता है जितने हमारे साइंस के फील्ड होते हैं। और इसमें जो नेट का एग्जाम होता है वो नेट के एग्जाम के ये जो आप फायदे बताए, एलएस, जेआरएफ, पीएचडी, जितने भी आप ये सब फायदे बताए ये भी हमारी समझ में आ गए। बट इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब हम जो है वो नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों आप अगर जो है वो अपना मास्टर्स कर रहे हो, एमएससी अगर कर रहे हो, तो आपके अगर आप जनरल में है या ओबीसी जो है आप क्रीमी लेयर में हो तो या ईडब्ल्यूएस में, तो उस केस में जो आपके मास्टर्स में परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 55%, मतलब आपके 55% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके 55% से कम मार्क्स हैं तब आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, तो 55% मार्क्स आपको चाहिए नेट का फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप जो है ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी का बात करूं, नॉन क्रीमी लेयर या एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी से हो, तो आपको जो है वो 50% मिनिमम अपने मास्टर्स में चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि सर जो मास्टर्स कर रहे हैं उनका क्या, तो देखिए जो मास्टर्स कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट उनका जो ये एग्जाम क्वालिफाई होता है तो वैलिड तभी माना जाएगा जब उनका, जैसे एमएससी आप लास्ट ईयर में हो, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपको जो है मिल गया कि हाँ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बट आपके जो है वो 55% नहीं आ पाए, तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगी कि आपका जेआरएफ नहीं माना जाएगा। बट हाँ आप जो है वो 55% प्राप्त कर लेते हो तब आपका जो है जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है वो एलिजिबल माना जाएगा कि हाँ आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो है 55% जो है चाहिए जब आपका मास्टर डिग्री है उसके इक्विवेलेंट कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, ये चीज हम समझ गए। इसके बाद दोस्तों जितने ये हमारे 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, जैसे बीटेक मान लीजिए, पहले डीयू में एफवाईयूपी भी आया था, या अलग अलग जो भी हमारे 4 साल के ये 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो वो भी उस एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते उनके जो परसेंटेज चाहिए वो 75% चाहिए, 75% से उनके कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए जेआरएफ के लिए जो है आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज, जैसे सपोज करिए कि आपका एग्जाम जो है इस बार आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका एग्जाम जो है वो जून में है या मई में है, तो मई के पहले सप्ताह को या जून के फर्स्ट वीक को जिस भी
जिस भी जो है वो मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है उसके फर्स्ट वीक को आपकी एज जो है वो 30 साल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 साल क्रॉस करती है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे जेआरएफ के लिए। बट अगर मैं एलएस की बात करता हूं तो आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी जो है इस एग्जाम को देके एलएस क्वालिफाई कर सकते हो, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। ऐसी पीएचडी में एडमिशन के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट आपकी नहीं रखी गई है। तो केवल जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो जेआरएफ के लिए रखी गई है। इसमें आपको अगर जो है जो कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन भी है। साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए भी 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन, मतलब आप 35 साल तक जो है वो कर सकते हो जेआरएफ क्वालिफाई। बट जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूं, आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस वीक आप जिस मंथ आपका एग्जाम होने वाला है उसके फर्स्ट वीक में। ठीक है जी। इसके बाद जो है ये बात आपको समझ में आ गई भाई कौन एलिजिबल है, क्या जो है वो फायदे हैं नेट के। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर इसका एग्जाम कैसे होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं सीएसआईआर नेट के, तो देखिए आपका जो है वो 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पार्ट ए की बात करता हूं तो आपका जो है वो बेसिक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स रीजनिंग कहें या जनरल एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो, ये जो है आपका आता है। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 की जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद अगर हम जो है पार्ट बी की बात करते हैं तो दोस्तों पार्ट बी में जो है वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर जो है 2 नंबर का है तो 0.5 जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आता है आपका पार्ट सी। तो दोस्तों पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं और ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स फॉर ईच। अगर आपका मतलब क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग का कटेगा, या मैं कह सकता हूं 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर हम टोटल बात कर रहे हैं तो देखिए टोटल जो है वो आपके 120 क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भाई, ये जो टोटल पेपर होगा आपका 200 नंबर का पेपर होता है। और अगर हम जो है वो जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो जनरली जो है अगर केमिकल साइंस की बात करें तो 110 के आसपास जो है वो जनरल की जेआरएफ की, एलएस की 100 नंबर के आसपास, ऐसी जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी की थोड़ा थोड़ा कम जाती है। ठीक है भाई, आपको एग्जाम समझ में आएगी, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, आपको एक चीज यहां से समझ में आ रही होगी कि दोस्तों जो ये एग्जाम होता है आपका सीएसआईआर नेट का, ये सारे का सारा जो खेल है ना वो क्वेश्चन चूज करने का है, क्योंकि 120 में से आपको 75 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आप अच्छे क्वेश्चन चूज करके लेंगे, स्पेशली पार्ट सी में जहां आपको 60 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, तो ये एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं पार्ट की बात करता हूं तो पार्ट ए आपका जो है वो 40 नंबर का रहता है, पार्ट ए जो है वो आपका 30 नंबर का रहता है, पार्ट बी आपका जो है 70 नंबर का रहता है, पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का रहता है। ये हो गया हमारा कि एग्जाम का मोड क्या होता है। दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो देखिए जो भी साइंस के अंदर सबसे बड़े एग्जाम है, तो सबसे बड़े एग्जाम में भी जो टॉप पे है वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं या और भी सब्जेक्ट की बात करूं तो कहीं नहीं पूछे जाते हैं। इसमें अगर मैं केमिकल साइंस की बात करता हूं तो केमिकल साइंस का सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। अगर आप मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो आपकी केमिकल पीरियोडिसिटी, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद आपका एसिड बेस आ जाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाएगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम ईपीआर मास बोहर वगैरह पढ़ते हैं, ये सारा आ जाएगा, आपका बायो इनऑर्गेनिक आ जाएगा, आपका एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो ये सारे का सारा जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। ये दोस्तों थोड़ा एनालिटिकल केमिस्ट्री
और थोड़ा जो है ये केज एंड मेटल क्लस्टर भी दे रखा है। देखिए मेटल क्लस्टर तो जो हम है वो ऑर्गेनोमेटेलिक और साथ ही साथ मेन ग्रुप में भी पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है, इससे जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ये आपके सामने सिलेबस है। केमिकल पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, एसिड बेस, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एफ ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसी प्रकार से आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो है वो आपको क्वांटम केमिस्ट्री दे रखी है, ये आपका क्वांटम केमिस्ट्री है। फिर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी आपको दिया हुआ है, फिर उसके बाद मोलिकुलर स्पेक्ट्रो, अच्छा ये जो है वो एटॉमिक स्टेट इसे मैं बोल सकता हूं, या क्वांटम केमिस्ट्री आप कंसीडर कर सकते हो। ये आपकी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ये केमिकल थर्मोडायनोमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनोमिक्स। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोलाइडल एंड सरफेस, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर और डाटा एंड एनालिसिस, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जीओसी, फिर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद आता है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आता है आपकी रिएजेंट केमिस्ट्री, फिर आता है नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, उसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें हम जो है अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लियाई एसिड ये सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आता है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम मास स्पेक्ट्रा, यूवी और जो है आईआर और सबसे महत्वपूर्ण एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। आईयूपीएससी छूट गया था, आईयूपीएससी ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, ये एरोमेटिसिटी हो गया, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया, ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ये नेम रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएजेंट हो गया, ये भी आपका रिएजेंट का पार्ट है, ये भी आपका जो है वो रिएजेंट का पार्ट है, ये पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, और ये आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपको मैं बताया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी चीज तो समझ में आई होगी। एग्जाम क्या होता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तीसरी चीज एग्जाम का मोड क्या है, कैसे एग्जाम होता है, उसके बाद जो है वो एग्जाम का सिलेबस आपका क्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट की बात करता हूं तो साल में 2 बार ये आपका एग्जाम होता है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो जून और दिसंबर के महीने में ये आपका एग्जाम होता है। तो दोस्तों अगर आप नेट की तैयारी अच्छे से करते हो तो जो भी टॉपिक की आप, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, आप उसमें मास्टर हो जाओगे एकदम, मतलब अच्छे से वो टॉपिक आपको आ जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। तो दोस्तों अगर आप केमिकल साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है मेटकेम क्लासेस का ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। वहां हमारे बहुत मतलब चीप अमाउंट पे, बहुत सस्ते अमाउंट पे हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, पीवाईक्यू सब सोल्व कराए जाते हैं, डाउट क्लासेस आपको मिलती हैं, और जो आपकी जर्नी है नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की, हम उसे आसान बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।